गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ मास्टर ऋषि साळुंखे। आज हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट। हाँ दोस्तों, एक अच्छी किताब मेरे हाथ में है जिसका नाम ही है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम का हमें सही तरीके से इस्तेमाल कर हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो इस किताब के शीर्षक में लिखा हुआ है समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 10 सिद्धांत। यानी इस किताब में हम टोटल 10 सिद्धांत में के बारे में जानकारी लेंगे। इस किताब के जो ऑथर है जिनका नाम है डॉक्टर सुधीर दीक्षित। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले हम इंडेक्स में फोकस करें तो हम आज के ऑडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि पहला ही इसका जो लेसन है, आपके पास कितना समय है। यानी हमारे पास क्या समय है, कितना समय खाली रहता है, वो सब कुछ है। आपका समय कितना कीमती है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत यानी आर्थिक लक्ष्य बनाएं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण काम। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां सिद्धांत। तो अलग अलग सिद्धांत, यानी मैं थोड़े सिद्धांत के बारे में बता दूं तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करना है। एक समय में 2 काम करें, मल्टीटास्किंग रहे, काम सौंपना सीखें। पैरेटो सिद्धांत 20/80 का नियम जान लें। क्या है ये पैरेटो सिद्धांत, व्हाट इज मीन बाय 20/80, ये सिद्धांत में हम जान लेंगे। पार्किंसन के लॉ यानी पार्किंसन के नियम का लाभ ले। अपने प्राइम टाइम में काम करें। स्वयं को व्यवस्थित और प्रशासित करें। समय के अनुसार टाइम टेबल बनाएं। कर्म में जुट जाए। ये सारा का सारा आज की ऑडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, ये टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कई सारे वर्कशॉप होते हैं और लोग बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप ये ऑडियो बराबर से सुनेंगे तो ये पूरी जानकारी आपको इस ऑडियो के माध्यम से मिल सकती है। तो सबसे पहले आज देखेंगे कि हमारे पास कितना समय है। तो पहला ही है, आपके पास कितना समय है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हेलन केलर, लुई पाश्चर, माइकल एंजेलो, मदर तेरेसा, लियोनार्डो द विंची, थॉमस जेफरसन और अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास थे। हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, परंतु क्या हमारे पास सचमुच एक दिन में 24 घंटे होते हैं? क्या सचमुच इस पूरे समय को नियंत्रित हम कर सकते हैं? सच तो यह है दोस्तों, समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा नियंत्रण ही नहीं होता। नींद और भोजन जैसी दैनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं में लगने वाले समय पर हमारा स्थायी नियंत्रण नहीं होता। अगर हम मान लें कि हर दिन नींद और स्नान में 8 घंटे तथा खाने पीने में 2 घंटे का समय लगता है, तो हमारे पास बचते हैं दिन में से 14 घंटे, 14 आवर्स। यानी जीवन में सिर्फ 58% समय पर हमारा नियंत्रण संभव है, जबकि 42% समय हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। हाँ दोस्तों, हम नींद में या फिर स्नान में या फिर हम जो खाने पीने में जो समय बिताते हैं वो अगर हम 10 घंटे निकालें और जो हमारे पास समय बचता है वो 14 घंटे हैं, तो इसके हिसाब से 24% समय हमारा जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण है। जो कितना 58% समय पर हमारा नियंत्रण संभव है और 42% समय जो कि हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। समय बहुत ही अनमोल है क्योंकि हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और यह समय बहुत कीमती और सीमित है। अगर हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान ले तो हमारे पास जीवन में कुल मिलाकर 36,500 दिन ही होते हैं। इस पुस्तक को पढ़ते समय ज़रा हिसाब लगा कर देखिए कि इन 36,500 दिनों में से इस वक्त आपके पास कितने दिन बाकी बचे हुए हैं जिनमें आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। नीचे दी गई आसान गणना है, करके खुद जान लीजिए आपके पास अब लगभग कितने दिन बाकी हैं, कितने दिन बचे हैं जिनमें आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। दोस्तों, इस लेसन में हम देख रहे हैं
कि हम सभी को अगर हम 100 साल की आयु मान लें, आप और हम सब मिलकर अगर 100 साल भी जी ले, तो 100 साल में हम सभी के पास 36,500 दिन ही होते हैं। हाँ, सिर्फ 36,500 दिन होते हैं। पूरे ज़िंदगी में हम 36,500 दिन ही जीते। तो किताब के जो ऑथर हैं वो खुद कहना चाहते हैं कि अभी आप सोचिए कि आपके पास कितना समय बाकी है, और इसके लिए उन्होंने एक नीचे कैलकुलेशन दिया है। जीवन के कुल दिन 36,500, अब तक गुजर चुके दिन, अब मुझे अब तक गुजर चुके दिन कैसे निकालना है। अब मान लो अगर आपकी उम्र 40 ईयर है, 40 साल है, तो 40 साल इंटू आपको 365 से इसको इंटू कर देना है। तो 40 साल इंटू 365 डेज कितना निकल रहा है, तो 40 इंटू 365 जो भी आएगा वो आप 36,500 में से माइनस करेंगे तो शेष बचे दिन आपके निकल आएंगे। तो शेष बचे दिन 36,500 इंटू 40 साल, तो शेष बचे दिन कितने निकल कर आएंगे। अगर हम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो यह जानना अनिवार्य है कि हम सबका समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लेना चाहिए, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम वह सब कुछ हासिल कर सके जो हम हासिल करना चाहते हैं। फिर चाहे वह दौलत हो या शोहरत हो, सुख हो, या आपके कितने भी बड़े सपने हो, या फिर आपकी बहुत बड़ी सफलता क्यों ना हो। तो आपने अभी देखा कि समय हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमारे पास कितना समय बाकी है यह हम ज़रूर निकाल सकते हैं। आपका समय कितना कीमती है, दूसरा लेसन है, आपका समय कितना कीमती है। समय आपके जीवन का सिक्का है, यह आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है, और सिर्फ आप ही यह तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। सतर्क रहे, वरना आपके बजाय दूसरे लोग इसे खर्च कर देंगे। कार्ल सैंडबर्ग कहते हैं, कहा जाता है समय ही धन है, परंतु यह पूरी तरह सच नहीं है। यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को खो देते हैं। क्या आप ठीक जानना चाहते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं तो नीचे दिए फार्मूले का प्रयोग करके जान ले। तो समय ही हमारे लिए धन है, ऐसा यहाँ पे लेखक कहते हैं। लेकिन मैं इसमें कुछ बातें आपको ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, कि अगर समय धन होता तो समय धन से भी कई ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा कीमती है। इसकी तुलना किसी पैसे से या धन से नहीं की जा सकती। अगर हम बात करें कि धन से भी बहुत बड़ी इसकी वैल्यू है, क्योंकि अगर हमने पैसे से इसकी तुलना करी, कुछ लोग बोलते हैं ना कि टाइम इज़ अ मनी, बट नो फ्रेंड्स, टाइम इज़ नॉट मनी। क्योंकि हम ये टाइम पैसा देकर खरीद नहीं सकते, और गया हुआ टाइम किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर हम वापस ला ही नहीं सकते। वो समय एक बार हाथ से निकल गया तो आपके हाथ से कितना भी धन आपके पास हो, वो समय फिर से आप वापस नहीं ला सकते। हाँ, पैसा आपका अगर हाथ से चला भी जाए, जायदाद प्रॉपर्टी हाथ से निकल भी जाए, तो भी आप फिर से वापस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समय को वापस प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो समय की तुलना सिर्फ और सिर्फ समय से ही होती है। समय की तुलना किसी और चीज़ से हो ही नहीं सकती। और यहाँ पे एक उन्होंने सूत्र दिया है, एक फार्मूला दिया है कि हमारे पास कितना समय है और समय की कितनी कीमत है। तो यह जानने के लिए ठीक जानना है आपको इसको। तो समय कितना कीमती है अगर हमें जानना है तो नीचे का फॉर्मूला समझ लेना है। समय का मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला, आपके 1 घंटे का मूल्य लिखिए। आप जो भी काम, जॉब, व्यवसाय या जो भी आप अपना प्रोफेशन के अंदर है, तो आप अपने 1 घंटे का कितना मूल्य कमाते हैं वो आप लिखिए। आपका 1 घंटे का मूल्य अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं निकालूँ, एक उदाहरण के तरह एक एग्जाम्पल है, किसी एक इंसान का 1 घंटे का मूल्य 200 रुपया निकलता है, इज इक्वल टू आपकी टोटल आमदनी डिवाइडेड बाय आपके काम के घंटे। तो आपका समय का कीमत निकल कर आ जाएगा। आपके 1 घंटे का मूल्य हमें निकलना है, तो आपकी टोटल आमदनी डिवाइडेड बाय आपके काम के घंटे। अपनी आमदनी के काम के घंटों को भाग देने से आप जान जाएंगे कि आपके घंटे का 1 घंटे का समय कितना
मूल्य रखता है। और दोस्तों, जब आप 1 घंटे का मूल्य निकालते हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप इसको 1 मिनट का भी निकाल सकते हैं। यस दोस्तों, आप इसको 1 मिनट का भी समय अपना निकाल लीजिए और आपके 1 मिनट के समय का क्या मूल्य है वो भी आप जान जाएंगे। क्योंकि 1 घंटे का निकालना सीख गए तो 1 मिनट का भी निकालोगे, लेकिन निकालना ज़रूरी है क्योंकि आपका एक एक मिनट कीमती है। मान लीजिए दोस्तों, आप हर महीने 10,000 रुपये कमाते हैं और इसके लिए आप महीने में 25 दिन यानी 8 घंटे काम करते हैं, तो आप कुल 200 घंटे काम करते हैं। इस स्थिति में आपके 1 घंटे का मूल्य होगा 10,000 आपकी आमदनी डिवाइडेड बाय 200 काम के घंटे, तो टोटल 50 रुपया। तो देखिए दोस्तों, एक XYZ पर्सन है यहाँ पे जिसका 10,000 सैलरी है और वो दिन के 8 घंटे काम करता है और महीने के 25 दिन काम करता है, तो उसके समय की वैल्यू निकल कर आ रही है 1 आवर की, 1 घंटे की 50 रुपया। अगर हम 1 घंटे की 50 रुपये निकाल सकते हैं तो उसका 1 मिनट का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और निकालना अनिवार्य है। ज़रूर निकालिए क्योंकि हमारा 1 मिनट भी कीमती है। इस उदाहरण में अगर आप रोज़ 1 घंटे का समय बर्बाद कर देंगे तो आप हर दिन 50 रुपये का नुकसान कर रहे हैं, यानी 1 साल में 18,250 रुपया का नुकसान। कितना आसान से बताया यहाँ पे लेखक ने कि अगर आप 1 घंटे का नुकसान करते हो तो 1 साल में 18,250, अगर आप रोज़ 2 घंटे का बर्बाद कर देते हैं तो इसका मतलब आप हर साल 36,500 रुपया गंवा रहे हैं। निश्चित रूप से आप इतना धन तो नहीं गंवाना चाहेंगे ना, परंतु आपको इस बात का एहसास सिर्फ तभी होगा जब आप यह समझ लेंगे कि आपका समय कितना कीमती है। यदि आप अपने समय का वर्तमान मूल्य से संतुष्ट नहीं हैं तो दोस्तों, इसे बढ़ाने का उपाय आज से ही खोजें। यानी हमारी मूल्य को, समय के 1 घंटे के मूल्य को हमें बढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ हमारा 1 मिनट का मूल्य देखकर उसको भी हमें बढ़ाना चाहिए। और एक बहुत ही आसान और साधारण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है, और वो है, अगर आप 1 घंटे का नुकसान करते हो तो आप उसको अपने 1 घंटे के मूल्य से गुना करके आप जान सकते हैं कि 1 महीने में कितना नुकसान और 1 साल में कितना नुकसान हो रहा है। 1 साल के अंदर देखा हमने कि एक उस पर्सन का 18,250 रुपया 1 घंटे का नुकसान, 2 घंटे का 36,500 नुकसान। अब कोई आपको बोलेगा कि 1 साल का हम 36,500 रुपया गंवाना चाहेंगे, तो कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन ये समय के तुलना में हम इसको गंवाते हैं जो कि वापस नहीं आ सकता। इस फार्मूले का सिर्फ एक बार प्रयोग करने से आप स्वयं ही एक चमत्कारिक परिवर्तन देखेंगे, और आप देखेंगे कि समय की बर्बादी या दुरुपयोग को लेकर आप सतर्क हो जाइए। आप पाएंगे कि आप समय का बेहतर उपयोग करके जीवन में प्रगति कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब आप यह जान चुके हैं कि आपके काम का हर 1 मिनट कीमती है और उसे बर्बाद करने से आप कितना बड़ा आर्थिक नुकसान भी कर रहे हैं। वाह, ज़बरदस्त। अब हम तीसरे लेसन में चलते हैं दोस्तों। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत यहाँ पे आता है, आप अपने आर्थिक लक्ष्य बनाइए। समय दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है। एडिसन ने कहा है, समय दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है। और मैंने अभी एक लाइन आपको इसके साथ जोड़ के बोला है, समय दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन इसकी तुलना किसी और वस्तु से हो ही नहीं सकती। समय की तुलना सिर्फ और सिर्फ समय से ही की जा सकती है। लक्ष्य 2 तरह के हो सकते हैं दोस्तों, सामान्य लक्ष्य और फिर निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस तरह के होते हैं, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं अपनी कार्यकुशलता बढ़ाऊँगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूँगा इत्यादि। जबकि स्पष्ट लक्ष्य इस तरह के होते हैं, मैं हर दिन 8 घंटे काम करूँगा, या फिर मैं हर महीने 20,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाऊँगा। स्पष्ट लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें नापा या जांचा जाता है। तो हमें स्पष्ट लक्ष्य और सामान्य लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य पे बहुत गौर से ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ मैं सक्सेस होना चाहूँगा, मैं मिलियनियर बनना चाहूँगा, मैं आने वाले समय में लखपति बनना चाहूँगा, ये बोलने से अच्छा है कि ये आप एक निश्चित लक्ष्य ज़रूर बनाइए। और वो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि मैं दिन के इतने घंटे काम करूँगा, या फिर हर महीने मैं 20,000 रुपया कमाऊँगा। यह स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य है जिसको आप खुद
नापा जा सकता है। स्पष्ट और आर्थिक लक्ष्य सफलता के लिए इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इसका एक उदाहरण देख लीजिए। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रही। हैरानी की बात यह थी कि उस साल सेल्समैन ने अपनी सामान्य औसत से लगभग 2 गुना सामान बेचा। जब उससे कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वह जानता था कि यह बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना पड़ेगा। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है, अगर कोई इंसान ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य को हासिल कर सकता है। देखा आपने दोस्तों, यहाँ पे उस पर्सन की पत्नी बीमार थी, अस्पताल में भर्ती थी और उसको जो शायद हो सकता है जो ट्रीटमेंट के लिए जो खर्चा बताया गया था वो बिल चुकाने के लिए उसको 2 गुना काम करना पड़ा। तो जो वो हमेशा बेचता था सामान, उसको उसने 2 गुना बेच के दिखाया, क्योंकि अभी कोई दूसरा चारा नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इस आदमी ने क्या किया, तुरंत काम करना बढ़ाना शुरू किया, अपने काम के घंटों को बढ़ा दिया होगा और जो सामान उस समय पे वो जितना बेचता था वही सामान उसने क्या किया, 2 गुना बेचा और उससे प्रॉफिट डबल कमाया और उसने अस्पताल के भर्ती किए हुए जो बिल्स थे वो उसने चुकाने की पूरी ताकत लगा दी। इसे हमें ठान लिया इसने कि मुझे किसी भी हाल में मेरा आर्थिक लक्ष्य को मुझे बढ़ाना ही पड़ेगा, तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सका। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही है कि इससे हमें ये समझ में आता है दोस्तों कि वह कोई भी बात अगर आप मैं सभी लोग अगर इसको ठान लें तो हम अपने आर्थिक लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, बशर्ते उसके सामने एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत ही है, आर्थिक लक्ष्य बनाइए। दोस्तों, अगर आप समय मैनेजमेंट यानी टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानकारी ले रहे हैं, इसको मराठी में टाइम मैनेजमेंट यानी वेळेचे व्यवस्थापन म्हणतो। अगर आप समय के सिद्धांत को जानना चाहते हैं तो समय का सिद्धांत का पहला ही सिद्धांत है, आपको आर्थिक लक्ष्य बनाने चाहिए। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। आपको पहले तो यथार्थवादी ढंग से यह तय करना है कि आप हर महीने कितना कमाना चाहते हैं और फिर गणित की भाषा में यह सुनिश्चित करना है कि इस धन को कैसे कमाया जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपया कमाना चाहता है और उसे प्रोडक्ट बेचने पर 50 रुपया लाभ होता है, तो गणित बहुत आसान है। उस महीने हर महीने 200 प्रोडक्ट बेचना है उसे, तो 10,000 इंटू 50, अगर वह महीने में 25 दिन काम करता है तो वह हर दिन 8 प्रोडक्ट बेचना ही पड़ेगा। अब वह काम को टाल ही नहीं सकता। देखिए फिर से बताता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन माइंड होता है तो थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ रहा है आपको। तो अगर कोई दुकानदार महीने के 10,000 रुपया कमाना चाहता है, एक दुकानदार को 10,000 कमाना है, अब उसके पास एक प्रोडक्ट है, उसको बेचने पर उसको 50 रुपया मिलता है, तो उसने क्या किया, सीधा 10,000 डिवाइडेड बाय 50, तो उसका हिसाब निकल कर आया कि उसको 200 उत्पाद बेचने पड़ेंगे। तो वो दुकानदार को महीने में 200 उत्पाद अगर बेचने हैं तो 200 उत्पाद 25 दिन काम करता है तो 8 उत्पाद डेली बेचना पड़ेगा। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एक दिन का टारगेट निकल कर आया। अब वो हर दिन 8 प्रोडक्ट बेचेगा तो उसको नापा जा सकता है, जांचा जा सकता है और इसका वो एनालिसिस कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, चेक भी कर सकता है दोस्तों। तो दिन का 8 प्रोडक्ट बेचेगा तो उसको समझ में आएगा कि मैं मेरे आर्थिक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पा रहा हूँ। अब वो काम को टाल नहीं सकता, मतलब हर दिन का हर घंटे का वो हिसाब लगा सकता है, हर घंटे में एक प्रोडक्ट तो जाना ही चाहिए, ऐसा भी हिसाब कर सकता है वो। तो ये देखिए, और वो मूड ना होने की कोई बोरियत का बहाना भी उसके पास नहीं दे सकता, इसलिए क्योंकि आज उसने कागज़ पर अंकों का गणित समझ में लिया है और उसे लक्ष्य को प्राप्त करने की तकनीक को सीख लिया है। तो उसे हर दिन कितना काम करना है और करना ही पड़ेगा यह आज जान लिया है। जब लक्ष्य आर्थिक हो जाता है और निश्चित और स्पष्ट हो जाता है तो हम उसको आसानी से और तत्काल यह पता लगा सकते हैं कि हमारी प्रगति कितनी संतोषजनक है। शाम को ही आप जान जाएंगे कि आपने कितनी प्रगति की। ऊपर दिए उदाहरण के तौर पर अगर दुकानदार शाम तक 8 प्रोडक्ट बेच लेता है तो वह जान जाएगा कि उसने आज का लक्ष्य पूरा कर लिया। परंतु अगर वो 8 प्रोडक्ट नहीं बेच पाता तो उसे एहसास हो जाएगा कि अगले दिन 8 से भी ज़्यादा बेचना पड़ेगा ताकि बिक्री का मासिक लक्ष्य पूरा हो जाए। आर्थिक लक्ष्य दिवसीय क्रिकेट मैच के लक्ष्य की तरह होते हैं, एक दिवसीय क्रिकेट मैच के लक्ष्य की तरह होते हैं।
बाद में खेलने वाली टीम जानती है कि उसको लक्ष्य क्या करना है और जीतने के लिए हर ओवर में उसे कितना औसत रन बनाना पड़ेगा, हर ओवर के बाद अपेक्षित औसत कितना है और फिर घटता बढ़ता सब कुछ क्रम वो देखता रहता है। यही मासिक और वार्षिक आर्थिक लक्ष्यों के बारे में भी सही है। हाँ दोस्तों, कितना सही और सटीक उदाहरण दिया है कि अगर हमें आर्थिक लक्ष्य को बढ़ाना है तो हमें एक दिवसीय क्रिकेट मैच में, जैसे पहले सामने वाली जो टीम खेल कर जाती है वो एक सामने कोई लक्ष्य देती है, इतने रन बनाने पड़ेंगे। अब क्या होता है, जो प्रतिस्पर्धी हैं, दूसरी जो टीम होती है उसके सामने एक कैलकुलेशन आ जाता है कि मुझे इतने रन इतने ओवर में बनाने ही है, तभी हम जीत जाएंगे। और हर ओवर के बाद वो अपना एनालिसिस कर सकते हैं और फिर वो चेक कर सकते हैं कि कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है और कितना बढ़ाना पड़ेगा। अगर कम 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 होते जाएगा तो आने वाले ओवर पे लोड आता जाएगा, राइट। इससे ही एक आर्थिक लक्ष्य और निश्चित ध्येय और स्पष्ट ध्येय हो जाता है, तो इंसान उसको पूरा करने में पूरी जान लगा सकता है। यही पे बहुत अच्छा उदाहरण है। हम सभी लोगों को भी अपने आर्थिक लक्ष्य ज़रूर बनाने चाहिए, ताकि आप अपना आर्थिक लक्ष्य अपने काम के हिसाब से, अपने काम के 1 घंटे के मूल्य के हिसाब से और फिर आप कितना समय देकर कितना पैसा कमाते हैं उस मूल्य के हिसाब से आप इसको ज़रूर पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आर्थिक लक्ष्य बनाना और अपनी प्रगति की जांच करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अंतिम विश्लेषण में महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपका इनपुट क्या है, बल्कि यह है कि आपका आउटपुट क्या आता है। यानी महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, बल्कि यह महत्वपूर्ण बात है कि आप कितने सफल हो रहे हो। क्या आपने जो आर्थिक लक्ष्य बना रहे हैं वो हर दिन पूरा हो रहा है, क्या वो हर घंटे में पूरा हो रहा है। तो इसको आपका हर घंटे का रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सफलता के हम चौथे सिद्धांत की तरफ चलते हैं। दूसरा सिद्धांत है समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत। टाइम मैनेजमेंट का ये दूसरा सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या था? पहला सिद्धांत था आर्थिक लक्ष्य बनाइए। इसको अंडरलाइन करिए दोस्तों, हमें आर्थिक लक्ष्य बनाने ही चाहिए और वो स्पष्ट और निश्चित रूप से होने चाहिए। अब दूसरा सिद्धांत सामने है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो सबसे पहले करें। अब यहाँ पे बाल्तेसर ग्रेशियन ये कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है और बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, सिर्फ फर्क समय का होता है। क्या बात है। जो मूर्ख व्यक्ति किसी भी काम को अंत में कर देता है, वही बुद्धिमान व्यक्ति उसको तत्काल कर देता है। और दोनों में भी काम होता है, लेकिन इसमें दोनों का काम एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि समय का हो जाता है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत ही है कि सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। अक्सर दोस्तों हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो भी काम आता है हम उसे करने में लग जाते हैं, और इस वजह से हमारा समय छोटे छोटे कामों में करने में ही चला जाता है। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझ जाते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम पहले किया जाए। सफलता महत्वहीन कामों से नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण कामों से ही मिलती है। इस तरह की योजना से आपको कितना लाभ होगा, यह इस उदाहरण से देख लेते हैं। एक मशहूर संगीत तज्ञ जब वायलिन बजाना सीख रही थी तो उन्होंने पाया कि उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं हो रही है। इसका कारण खोजने पर उन्हें पता चला कि संगीत का अभ्यास करने से पहले वह घर साफ करने, सामान व्यवस्थित करने इत्यादि कार्यों में उनका बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। इसलिए उन्होंने वायलिन के अभ्यास के लिए कम समय मिलता। यह जानने के बाद उन्होंने संकल्प किया, क्योंकि संगीत उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वह सबसे पहले संगीत का ही अभ्यास करेंगी, बाकी सब काम उसके बाद। खुद को इस तरह अनुशासित करने के बाद उन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति की।
क्योंकि अब वे सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले कर रहे थे। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति के पास उसकी प्राथमिकताओं की स्पष्ट योजना होनी चाहिए। क्या प्रायोरिटी है आपकी? सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसे आप देना चाहेंगे, ये हमें जानना चाहिए दोस्तों। ऐसा करना बहुत ही आसान है। एक डायरी लीजिए और उसमें ए, बी और सी शीर्षक के 3 कॉलम बनाइए। जो हमें डायरी के अंदर 3 कॉलम बनाने हैं, जो कि ए कॉलम, फिर बी कॉलम और फिर तीसरा आता है सी कॉलम। ए कॉलम में अपने को लिखना है सबसे महत्वपूर्ण काम रखिए, जिन्हें आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और अनिवार्य मानते हैं। बी कॉलम में ऐसे काम लिखिए जो अनिवार्य तो है परंतु महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबसे पहले हमने महत्वपूर्ण कार्यों को लिखा। बी कॉलम महत्वपूर्ण यानी अनिवार्य भी है, मतलब अर्जेंट भी है और अभी करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट। इसको समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। तो जो काम आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और सबसे ज़्यादा अर्जेंट है, उसको पहला कॉलम दे दीजिए। दूसरा जो कॉलम है, जो बी कॉलम आता है, वो बी कॉलम के अंदर हमें इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, वो दूसरा कॉलम आ जाता है। उसको हमने दूसरा कॉलम रखा है बी। महत्वपूर्ण भी है लेकिन अभी उसकी ज़्यादा जल्दी नहीं है, बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा दूसरे कॉलम में आ जाएगा। और तीसरा जो कॉलम है बी कॉलम के बाद आता है सी कॉलम। ऐसे इसका काम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सामान्य काम, या तो अनिवार्य है ना ही महत्वपूर्ण है। मतलब ये सी कॉलम में जो काम आएंगे वो इम्पोर्टेंट भी ज़्यादा नहीं है और वो अभी अर्जेंट भी नहीं है। ऐसे हमें क्या करना है, हमारे रोज दिन के कामों को हमें 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। जो सबसे पहला हिस्सा इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, दूसरा इम्पोर्टेंट है बट अभी अर्जेंट नहीं है तो बाद में किया जा सकता है, और तीसरा कॉलम हमें बता रहा जा रहा है कि जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अभी ज़्यादा उसकी घाई या अर्जेंसी नहीं है। जब आप काम करेंगे तो ये ए कॉलम पे सबसे ज़्यादा काम करना शुरू कर दीजिए, जो सबसे ज़्यादा अनिवार्य और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। उस कामों को पूरा करने के बाद आप इस कॉलम के दूसरे को काम करने में जुट जाइए। दोस्तों, मतलब जब तक आपने इम्पोर्टेंट और अर्जेंट कामों को पूरा करने की पूरी ताकत लगाई है, और इम्पोर्टेंट और अर्जेंट कामों के बाद हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए दूसरे कामों को, जो इम्पोर्टेंट भी हैं लेकिन अर्जेंट नहीं थे, तो बी कॉलम आ जाता है। उसके बाद ही हमें बी कॉलम में जुट जाना चाहिए। इस तरह ए कॉलम के सारे काम पहले निपटा लीजिए और ए कॉलम के बाद बी कॉलम के काम करना शुरू कर दीजिए, और इसके बाद भी अगर समय आपके पास बच जाता है तो फिर आप सी कॉलम के काम के बारे में शुरू कर दीजिए। सी यानी जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है ज़्यादा और अर्जेंट भी नहीं है, लेकिन काम तो है, अभी नहीं करना है, ज़्यादा महत्वपूर्ण, अभी उसकी कोई घाई नहीं है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ज़्यादा अर्जेंट भी नहीं है, तो हमें सबसे बाद फिर भी समय बच जाता है तो हमें सी कॉलम के कामों को ध्यान देना है। महत्व के क्रम में अपनी प्राथमिकताओं की कार्यसूची बनाना महत्वपूर्ण होता है। अपनी प्राथमिकता, इसमें सबसे बड़ी क्या चीज़ आती है, प्राथमिकता। कई सारे लेखक इसके ऊपर बात करते हैं कि सेट योर प्रायोरिटी फर्स्ट। सबसे पहली प्राथमिकता किसको देना चाहेंगे, तो प्राथमिकता जानना ज़रूरी है। तो महत्वपूर्ण जो काम होते हैं, जो प्राथमिक कार्य होते हैं, जो अनिवार्य होते हैं, जो अर्जेंट भी है, तो उन कामों की सूची बनाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमें रॉबर्ट जे मैकेन की यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल न होने पाने का कारण यह है कि हम छोटी चीज़ों को पहले करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। ये कौन कहते हैं, रॉबर्ट जे मैकेन की यह बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल न होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को पहले करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। चलिए अभी हम चलते हैं जो सफलता के इस रास्ते में हम जो समय मैनेजमेंट यानी टाइम मैनेजमेंट जो हम सीख रहे हैं, इस समय के टाइम के मैनेजमेंट का तीसरा सिद्धांत फिर से बताऊंगा। पहला सिद्धांत क्या था, आर्थिक लक्ष्य बनाइए, नहीं बना है अभी बनाना शुरू कर दीजिए। दूसरा सिद्धांत क्या बताया गया है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें, जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है
उन कामों पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दीजिए और उसकी आपको प्रायोरिटी के साथ अपना लिस्ट बनाना चाहिए कौन से काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे आपने जो आर्थिक लक्ष्य बनाए थे वो लक्ष्य पूरे हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे समय के जो टाइम मैनेजमेंट के जो तीसरे सिद्धांत की तरफ। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत, एक समय में 2 काम करें। अब ये कैसे करेंगे, चलेंगे पढ़ते आगे। इसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है। आप कोई एक काम करें लेकिन उसके साथ साथ और कोई काम हो सकता है क्या, वो भी हम जानेंगे और इसको हमें सीखना यानी कैसा कौशल्य लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विलियम सेसिल कहते हैं, कुशलता किसी बक्से में चीज़ों को पैक करने की तरह है। अच्छी तरह पैक करने वाला बुरी तरह पैक करने वाले की तुलना में दुगनी चीज़ पैक कर सकता है। कुशलता किसी बक्से में चीज़ों को पैक करने की तरह है। अच्छी तरह पैक करने वाला बुरी तरह पैक करने वाले की तुलना में 2 गुनी चीज़ें पैक कर सकता है। तो हमें इसको सीखना है। कुशलता किसी बक्से में चीज़ों को पैक करने की तरह है। अच्छी तरह पैकिंग करने वाला व्यक्ति बुरी तरह पैक करने वाले व्यक्ति की तुलना में दुगनी चीज़ें पैक कर सकता है। हाँ दोस्तों, यानी इसी को हम कहते हैं ना कि उसी जगह में ज़्यादा सामान बैठाया, तो वो एक कुशल व्यक्ति का काम है। तो अच्छी तरह से जिसको पैकिंग करने को आती है वो उसी बॉक्स में ज़्यादा चीज़ों को पैक कर सकता है। तो अभी हमारे सामने भी है मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, उसी समय में हम ज़्यादा आउटपुट निकालें, उसी समय में हम ज़्यादा रिजल्ट लेकर आए। तो एक समय में जो एक काम कर रहे थे उसके साथ और भी कुछ फ़ायदा हो जाए, ये भी सोचना ज़रूरी है। तो चलिए मैं भी कुछ आपको उदाहरण दूंगा, क्योंकि हम भी 15 साल से एज ए ट्रेनिंग के अंदर है, तो आपको ज़रूर इसके बारे में कुछ उदाहरण मैं भी पेश करूंगा। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत क्या है, तो मल्टीटास्किंग यानी एक समय में 2 या 2 से अधिक काम करना। आम आदमी एक समय में एक ही काम करता है, जबकि सफल व्यक्तियों में एक समय में एक से ज़्यादा काम करने की आदत होती है। मैसूर के शासक हैदर अली एक साथ 3 काम करते थे, जैसे नाटक देखना, देखते हुए पत्र लिखना और फिर चर्चा करना। यस, मैसूर के शासक हैदर अली एक साथ 3 काम किया करते थे, नाटक देखना, पत्र लिखना और चर्चा करना। महात्मा गांधी जी जब यात्रा करते थे तो समय वो जो नींद लेते थे ताकि वो तरोताज़ा हो सके। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग किया करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने सचेत थे कि किशोर अवस्था में जब वो रेल में यात्रा करते थे तो वो अपने प्रयोग में जुट रहते थे। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स यात्रा के दौरान मोबाइल पर ज़रूरी बातें करके मल्टीटास्किंग के सिद्धांत का प्रयोग करते थे। नौकरी पेशा लोगों को हर घर से ऑफिस तक की यात्रा करने में काफ़ी समय लगता है और सेल्समैनों का तो अधिकांश समय यात्रा में ही बीतता है। हमें यह जान लेना चाहिए, अगर हम हर दिन 2.5 घंटे यात्रा करते हैं तो हमारा जीवन लगभग 10% समय यात्रा में ही चला जाए। अगर हम हर दिन 2.5 घंटे यात्रा करें तो हमारे जीवन का लगभग 10% समय यात्रा में ही चला जा रहा है। अगर हम यात्रा में लगने वाले समय में कोई और काम कर ले तो हम इसका सार्थक उपयोग कर सकते हैं। इस दौरान आप किताब पढ़ना, कोई ऑडियो टेप सुनना, किसी को फ़ोन कॉल्स करना, मोबाइल कॉल करना, कोई अन्य महत्वपूर्ण काम निपटाया जा सकता है। इस तरह से यात्रा में लगने वाले समय का आप दोहरा उपयोग कर लेंगे। अध्ययनों से पता चला है आमतौर पर और सेल्समैन अपने कामकाज का 45% समय यात्रा में गुजारते हैं। जाहिर है जो सेल्समैन मल्टीटास्किंग की कला सीख लेता है वह अपने साथियों की तुलना में ज़्यादा सफल हो जाता है। परंतु मल्टीटास्किंग सिर्फ सेल्स के ही काम में उपयोगी चीज़ नहीं है, हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर आप टीवी पर मनपसंद कार्यक्रम देखते समय डिनर करते हैं तो यह भी एक मल्टीटास्किंग है। इसका एक और अच्छा उदाहरण है लंच मीटिंग, जिसमें आप लंच भी कर रहे हैं और मीटिंग भी कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग के बिना आपको लंच में आधा घंटा लगेगा और बिजनेस मीटिंग में आधा घंटा अलग लगेगा, यानी यह दोनों काम 1 घंटे में हो जाते हैं। तो मल्टीटास्किंग का सदुपयोग करके आपने ये दोनों काम आधे घंटे में ही कर लिए, अपना आधा घंटा आपने समय बचा लिया।
इंतज़ार करना किसी को अच्छा नहीं लगता, परंतु कई बार हमें मजबूरन किसी व्यक्ति का, बस, ट्रेन का या बहुत सारी जगहों पे हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तो हमारे पास ऐसे छुटपुट कामों की सूची होनी चाहिए जिन्हें हम इंतज़ार करते समय में निपटा सकें। अगर हम अपने समय का इतना ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग करने में सफल हो जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं कि एक समय में दो काम करना मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पे अगर बात करूं तो आपको अगर कहीं जगह पे जाना है तो 1 घंटा आप कोई भी मोटिवेशनल का वीडियो, कोई भी सक्सेस स्टोरीज या कुछ बिजनेस आइडियाज़ की किताबें, ये ऐसा कोई ऑडियो, या आप जो भी हमें अभी ये मल्टीटास्किंग का ही बात है। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप शायद कोई भी काम कर रहे हो लेकिन आप ये मेरी ऑडियो टेप सुन रहे हो। तो ये ऑडियो टेप सुनने से आपका अपने आप ये मल्टीटास्किंग का काम हो रहा है। शायद आप खाना बना रहे होंगे, शायद आप गाड़ी चला रहे होंगे, शायद आप कहीं पे बैठे होंगे, किसी का इंतज़ार कर रहे होंगे, या फिर आप अपने खाली समय में बैठे होंगे। तो उस समय पे भी ये ऑडियो टेप सुन रहे हैं, ये आप पूरी जानकारी ले रहे हैं, ये भी आपके लिए मल्टीटास्किंग ही है। तो हमें इसको बरकरार रखते हुए हमारे खाली समय में इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। समय के जो सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत, जैसे ही मैंने पहले ही बताया था, हमें आर्थिक लक्ष्य बनाने चाहिए, यह पहला सिद्धांत है। जैसे ही आप निश्चित और सटीक और स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य बनाते हैं तो उसके बाद दूसरा सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करना चाहिए। तो पहले महत्वपूर्ण काम कौन से, उसकी सूची बनाइए, उसके ऊपर काम पर लग जाइए। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अर्जेंट है उस कामों पे, और वो जो काम जो कि आपकी आर्थिक उपलब्धि यानी आर्थिक सफलता, आर्थिक लक्ष्य को पूरा करे। और हमने इसी के साथ देखा, उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप अपने समय का सदुपयोग करते हुए एक समय में ज़्यादा काम करना शुरू कर दीजिए। एक समय 1 या 2 काम करना शुरू कर दीजिए। समय का पूरा उपयोग करते हुए, समय का पूरा ध्यान देते हुए आप मल्टीटास्किंग का उपयोग ज़रूर करिए, ताकि आप एक समय में 2 काम भी निपटा सकते हैं। और अभी समय का ये चौथा सिद्धांत है, काम सौंपना भी सीखिए, डेलीगेशन। नॉर्मन स्क्वायरबेरो। टाइम मैनेजमेंट दरअसल बहुत से छोटे बिजनेस मालिकों के लिए समस्या बन जाती है, और इसका कारण यह है कि उन्हें बहुत सा काम खुद करना पड़ता है। छोटे कामों से लेकर बड़े कामों तक सब कुछ वो खुद करते हैं। ये नॉर्मन स्क्वायरबेरो कहते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि जो लोग आगे जाके बहुत ही बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो वो खुद ही सारे काम करते रहेंगे तो शायद हो सकता है कि उनके पास उन कामों को करने में समय नहीं मिलेगा जिनसे वो और बड़ी अचीवमेंट कर सकते थे। तो यहाँ पे शायद एक बहुत ही उदाहरण के साथ बताया जाएगा कि हमें अपने काम को सौंपना सीखना चाहिए। कोई भी आदमी जब सब कुछ नहीं कर सकता, बहरहाल कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश भी करते हैं और जाहिर है वे असफल हो जाते हैं। कोई भी आदमी सब कुछ एक साथ काम नहीं कर सकता और बहरहाल कई लोग हर काम खुद ही करते हैं, तो जाहिर हाल वे असफल होते हैं। हर आदमी चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम खुद करे, परंतु एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। बिजनेस की शुरुआत में तो व्यक्ति सारे काम खुद कर सकता है, परंतु बिजनेस फेल हो जाने के बाद काम इतने बढ़ जाते हैं, फेल मतलब फेल नहीं, बिजनेस बड़ा बन जाने के बाद, बहुत बड़ा बिजनेस बिजनेस फैला दिया, तो बहुत बड़ा बिजनेस पूरा हो जाने के बाद काम इतने बढ़ जाते हैं कि उसे सहयोगियों की ज़रूरत पड़ती है। और इस स्थिति में अगर वह सही सहयोगी खोजकर उन्हें काम सौंपना, डेलीगेट करना सीख जाता है तो वह आगे भी बहुत ज़्यादा प्रगति कर सकता है। अगर वह नहीं सीख पाता तो भविष्य में उसकी प्रगति की संभावना धूमिल हो जाती है, मतलब वो प्रगति नहीं कर सकता है, या फिर उसके पास समय तो किसी के पास बढ़ता नहीं है, समय तो उतना ही है, लेकिन उसी समय में सारे काम खुद ही करेंगे तो हम ज़्यादा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, तो लिमिट आ जाएगा। इसके अलावा दूसरों को महत्वपूर्ण काम सौंपना आसान नहीं होता। दूसरों की योग्यता, बुद्धि, क्षमता, निष्ठा पर भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन बड़ी सफलता हासिल करने के लिए यह सीखना
और यह काम करना अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद ही सच्ची प्रगति संभव हो जाती है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, अब आपके पास एक टीम वर्क है, जिसकी वजह से आपका समय कई गुना बढ़ जाता है। टीम वर्क। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत ही है कि काम को सौंपना सीखिए। ज़्यादातर लोगों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि वे हर काम को खुद करने की कोशिश करते हैं। वे दूसरे को काम नहीं सौंपना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ या मैं इसे दूसरों से ज़्यादा जल्दी कर सकता हूँ। और वे ये नहीं समझ पाते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए उन्हें दूसरे कामों को सौंपना भी आना होगा, चाहे वो इसे पसंद करे या ना करे। एक वक्त ऐसा आता है जब भविष्य में प्रगति करने के लिए काम सौंपना अनिवार्य बन जाता है। इसलिए बेहतर होता है कि आप काम सौंपने की कला ही सीख लीजिए। काम सौंपने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप सही व्यक्ति को खोजकर उसे काम सौंप दें, यानी कि ऐसा व्यक्ति चुनें जिसमें उस काम को अच्छी तरह करने की क्षमता है, इच्छा भी है, और फिर उसे बता दें कि उसे कैसे करना है और क्या करना है और कब तक काम पूरा होना है। इसके बाद आप सौंपे गए काम और उसके होने की तारीख को अपनी डायरी में लिख लीजिए और डेलीगेशन या काम सौंपने का तरीका या इस कला को सीख लीजिए और ये बहुत आसान बन जाएगा आपके लिए। सौंपे गए काम की प्रगति की निगरानी करना अच्छी बात होती है, परंतु ज़्यादा निगरानी में भी आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए और सामने वाले को यह लग सकता है कि वो आपको उसकी क्षमता या योग्यता पर भरोसा ही नहीं है। तो काम सौंपने की कला में निपुण होने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। यह पता लगाना कि कौन से काम दूसरों को सौंपे जा सकते हैं और कौन से काम सौंपे जा नहीं सकते। आप बस इतनी सी सावधानी बरतें कि अति गोपनीय या अत्यंत महत्वपूर्ण काम जो दूसरों को सौंपने के बजाय खुद करें, और जो ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ज़्यादा ही महत्वपूर्ण नहीं है, कि वो कामों को आप किसी और को सौंपकर अपना समय भी बचा सकते हैं और उस काम का जो समय आपका जा रहा था उस समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं। तो हमें ये सीखना इम्पोर्टेंट है कि हम अपने काम को सौंपना सीखिए। इसके साथ साथ मैं सभी आप लोगों को दोस्तों ये कहना चाहूँगा, और जैसे मैंने बोला कि हम लगातार इस तरीके के वर्कशॉप लेते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तो मैं एक लाइन इसके साथ आपको ज़रूर जोड़ दूंगा, और वो इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि हम अपने समय को गुणाकार करिए, मल्टीप्लाई करिए योर टाइम को। कैसे करेंगे? जितने ज़्यादा आपके साथ सहकर्मी बढ़ते जाएंगे, आपका समय अपने आप मल्टीप्लाई होते जाएगा। अगर आपके पास 100 लोग काम कर रहे हैं और 100 लोगों को आपने कोई आइडियाज़ या कुछ बताकर उसको आपके साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ी कर लिया, तो 100 लोग अगर दिन के 4 घंटे काम करते हैं तो एक दिन में 400 घंटे का काम पूरा हो सकता है। तो ये जो करते हैं वही लोग आगे जाके करोड़पति बन सकते हैं, वही लोग जाके मिलियनियर और बिलियनियर बन जाते हैं। बाकी सारे लोग तो सिर्फ काम में ही अपना समय गंवाते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 5वां सिद्धांत, जिसको पैरेटो, तो अभी समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग में से 5वां सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा आपको बताएंगे फिर से एक बार। हमारा पहला सिद्धांत था आर्थिक लक्ष्य बनाना। एक स्पष्ट रूप से लक्ष्य बनाइए, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करिए, एक समय में 2 काम करिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए और वो काम आपका आर्थिक लक्ष्य पूरा करने में मदद करें। और तीसरा, आपका आर्थिक लक्ष्य पूरा करने की इस पूरी जर्नी में आपको काम सौंपना भी आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये समय का 5वां सिद्धांत है पैरेटो सिद्धांत। पैरेटो के 20-80 के नियम को जान लें, इसको बोलते हैं पैरेटो सिद्धांत। पैरेटो सिद्धांत 80-20 या 20-80 लिखा है कि नियम को जानिए। थोरो कहते हैं, थोरो, व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। हाँ, कभी कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, तो सिर्फ बिजी रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कौन से काम में बिजी है वो ज़्यादा देखना इंपॉर्टेंट है। पैरेटो का 80-20 का नियम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानने के बाद हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पैरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देगी।
20% प्रायोरिटी आपको 80% परिणाम देगी, बशर्ते आप अपनी शीर्षस्थ 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी सहकर्मी लगाएं। यानी अपने काम के 80% परिणाम 20% समय से मिलते हैं। इसका अर्थ यह भी है हमारे समय का अधिकांश हिस्सा यानी 80% हिस्सा सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद हो जाता है। अगर हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो यह अनिवार्य हो जाता है कि हम उस 20% सार्थक समय का भी पता लगाएं और जहां संभव हो तो उस समय बर्बाद होने से बचाएं और हम उस 20% समय का उपयोग 80% काम और 80% समय और परिणाम को पूरा करने में हम लगा सकते हैं। क्या कहा है यहाँ पे? इसका मतलब है ये 20 और 80 का सिद्धांत है। इसको आप 80-20 रेशियो बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो पैरेटो के सिद्धांत के अनुसार अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया है कि आपके 20% जो प्राथमिकता होती है वो 80% परिणाम देगी। अगर आपकी 20% प्रायोरिटी है तो आपको 80% परिणाम देगी, बशर्ते आप अपनी शीर्षस्थ, मतलब मेरी अगर 20% काम की प्राथमिकता है तो मुझे 80% परिणाम मिलेंगे, और बशर्ते अपने शीर्षस्थ 20% प्राथमिकता के लिए अपना समय, ऊर्जा और कर्मचारी या सहकर्मी लगाएं तो आपका 80% परिणाम सिर्फ 20% काम करने से मिलेगा। तो यहाँ पे पैरेटो सिद्धांत ये कहता है कि हम 20% काम करने के लिए 80% समय नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि 80% का परिणाम के लिए हमें सिर्फ 20% का समय इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे ये संभव हो जाता है। तो यह आवश्यक है कि उस 20% सार्थक समय का पता लगाएं और यह संभव हो कि उसे बर्बाद होने से बचाया जाए, और उसी 20% समय में आपको 80% समय का काम का और परिणाम का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जिसमें हम सिर्फ 20% परिणाम नहीं हासिल कर पाते, ऐसा करने पर हम अपने सार्थक समय के अनुपात को बढ़ा सकते हैं और निरर्थक समय जो काम करने में जो समय जो कम कर सकते हैं, निरर्थक समय बचा सकते हैं। योजना बनाते समय पैरेटो के 20-80 नियम का पालन करने से आपकी सफलता में आशातीत वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें आप यह महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि कौन सा समय आपकी सफलता में ज़्यादा योगदान दे रहा है। अगर मेरे पास दिन के एक 12 घंटे है तो 12 घंटे में कौन सा समय कहाँ पे देने से, कैसे देने से मैं मेरे आर्थिक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ, तो ये जानना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि हमें ये पता चलना ज़रूरी है कि कौन सा समय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा योगदान दे सकता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का यह 5वां सिद्धांत ही है पैरेटो के 80-20 नियम को जानना। पैरेटो का नियम प्रत्यक्ष रूप से हमें पूर्णतावाद और परफेक्शन के प्रति सावधान करता है। यह बताता है कि 80% काम को 20% समय में ही पूरा कर लेते हैं। 80% काम को 20% समय में पूरा करना और बचे हुए 20% काम में 80% समय बर्बाद करते हैं। तो ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं आजकल। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस काम को आदर्श तरीके से करना चाहते हैं। कई बार परफेक्शन और पूर्णता का आग्रह समय की बर्बादी का कारण बन जाता है और व्यक्ति असफल या फेल्यूर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 20% काम, पैरेटो का सिद्धांत है कि यह बताता है कि 80% काम, अगर मेरे पास 80% काम है और मेरे पास 20% समय है तो हमें ये 80% काम 20% समय में ही पूरा करना चाहिए। और इसके बावजूद भी मेरे पास अगर 20% काम है तो उसको कई बार लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, इसकी वजह से वो असफल हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं हो रहे हैं तो पैरेटो के सिद्धांत को आजमा कर देख लीजिए। इससे आप यह जान जाएंगे कि आप किस काम से कितनी मेहनत कर रहे हैं, और दरअसल यह महत्वपूर्ण नहीं होता था कि आप इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। महत्वपूर्ण तो यह होता है कि आप अपनी कितनी बुद्धिमानी और स्मार्ट तरीके से इस मेहनत को करते हैं। यह पता लगाना सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करने के समय कितना समय लगा रहे हैं और छोटे छोटे कामों में कितना समय लगा रहे हैं। आर्थिक जो आपने लक्ष्य बनाया ना, उसको पूरा करने के लिए आप क्या समय दे रहे हो और उसको छोड़कर बाकी काम करने में आप कितना समय दे रहे हो, ये जानना ज़रूरी है दोस्तों। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना समय छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं
और सोचते हैं कि इसके बाद अपने महत्वपूर्ण काम या बड़े काम को निपटा लेंगे। बहरहाल बाद में जाकर ही हमें इस दुखद तथ्य का एहसास हो जाता है कि महत्वपूर्ण या बड़े कामों के लिए समय ही बचा नहीं। इसलिए 80-20 फार्मूला को समझ लीजिए, और ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि जो 80% इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, जो आपके लक्ष्य की तरफ आपको लेके जाने वाली जो 80% काम है, उसको आप 20% के समय में पूरा करने की पूरी तैयारी करिए। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का छठवां सिद्धांत, पार्किंसन के नियम का लाभ लें। पार्किंसन का नियम इस टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे बराबर से बताया जा रहा है कि पार्किंसन के नियम का आप टाइम मैनेजमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पैरेटो के सिद्धांत का इस्तेमाल टाइम मैनेजमेंट में देखा है, तो पार्किंसन लॉ को भी आज हम टाइम मैनेजमेंट में सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो माइकल आल्थोसुलर कहते हैं, बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, अच्छी खबर यह है कि ये आप इसके पायलट हैं। वाह, क्या बात कही है, कितनी ज़बरदस्त बात है ना। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है और अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं। यानी कहाँ समय गंवाना है, कहाँ नहीं गंवाना है, समय के ड्राइवर आप हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए पार्किंसन के नियम को पूर्व जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्किंसन का नियम है, काम पूरा करने के लिए जितना समय उपलब्ध होता है, काम उतना ही ज़्यादा फैलता है। काम पूरा करने के लिए जितना समय उपलब्ध होता है, काम उतना ही फैलता है। इसका मतलब हमारे पास जितना काम होता है, हमारा समय उसी के अनुरूप सिकुड़ता है या फैल जाता है। हाँ, बराबर है। अगर मेरे पास आज दिन के लिए कुछ काम ही नहीं है तो मैं समय बर्बाद कर दूंगा, और अगर मेरे पास कुछ निश्चित काम है, मैंने कुछ प्लानिंग करी है और मेरे पास इम्पोर्टेंट वर्क है, तो मैं समय को बर्बाद करने से रोक दूंगा। बराबर ना, यही कहा है यहाँ पे। यानी अगर हम कम समय में ज़्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय और आपके पास मिल जाएगा और वे सारे काम उसी अवधि में, उसी समय में पूरे हो जाएंगे। परंतु अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएं, बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और हम उस अवधि में कम काम कर पाएंगे। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का छठवां सिद्धांत समझ लीजिए। पार्किंसन के लॉ का समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के सिद्धांत में इस्तेमाल करें। पार्किंसन के लॉ को समझ लीजिए, इसके नियम का लाभ ले। जितना बड़ा लक्ष्य होगा, उपलब्धि भी उतनी बड़ी होगी। एक दिवसीय क्रिकेट मैच का उदाहरण देखिए। जब दूसरी टीम पहले टीम को निर्धारित लक्ष्य का पीछा करती है, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने 50 ओवर में जीतने के लिए 225 रन का लक्ष्य है या फिर 275 रनों का लक्ष्य है। लक्ष्य चाहे जो भी हो, आमतौर पर इस लक्ष्य को अंतिम 3-4 ओवरों में भी हासिल किया जाता है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी टीम उतने ही समय में अपने लक्ष्य तक पहुँच जाती है, चाहे उसका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो। यही हमारे और आपके बारे में सही है। जो व्यक्ति बड़े लक्ष्य बनाता है, वह अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में सफल हो जाता है, जबकि छोटे लक्ष्य बनाने वाला समय के सीमित उपयोग ही कर पाता है। समय का सीमित उपयोग कर पाता है। छोटे लक्ष्य जिसके पास है वो सीमित उपयोग कर पाएगा, जिसके पास बहुत बड़े लक्ष्य हैं तो वो समय का सही उपयोग करके लक्ष्य को भी हासिल कर देगा। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। जब हम लंबी छुट्टियां मनाने जाते हैं तो हम अपने घर ऑफिस के काम निपटाने में जुट जाते हैं। बराबर है ना। आपको कहीं बाहर गांव जाना है तो जो जो इम्पोर्टेंट वर्क थे, बैंक रिलेटेड हो सकता है, आपके ऑफिस से रिलेटेड हो सकता है, आपके व्यवसाय से या नौकरी से, जॉब से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट वर्क है, वो आप इसको फास्ट निपटाने की कोशिश करते हैं ताकि अगले सप्ताह में आपको छुट्टियां मिले और आप बाहर जाकर घूमकर वापस आए, लेकिन आपका इसके ऊपर असर ना हो या फिर आपको कोई नुकसान ना हो। तो हम क्या करते हैं, उन कामों को पहले ही हफ्ते में जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। तो उस सप्ताह में हम सामान्य कामों से दुगना या 3 गुना काम करते हैं। हम फटाफट काम करते हैं और कम समय में ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि हमें निश्चित समय सीमा है कि मुझे किसी भी हाल में इस 8 दिनों में ये काम को निपटा कर अगले हफ्ते में छुट्टियां मनाने जाना है।
हमारे पास समय कम होता है और काम ज़्यादा होता है, परंतु चूंकि हमारे सामने अगर स्पष्ट लक्ष्य होता है तो इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं, और इसी को हम पार्किंसन के नियम की वजह से संभव हो जाता है। काम की प्रकृति से समय के फैलने या सिकुड़ने का संबंध होता है। मतलब काम कितना इम्पोर्टेंट है, इससे आपका समय आपका या बढ़ेगा या फिर कम हो जाएगा। जब किसी काम में हमारी रुचि होती है तो वह काम आपसे जल्दी हो जाएगा, लेकिन जब किसी काम में हमारी रुचि नहीं होती तो वह देर से होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो अपने काम से प्रेम करता है, क्योंकि वह कम समय में ज़्यादा काम कर सकता है, पैशनेट होता है और उसके लिए काम ही पूजा होती है दोस्तों। तो वह अपने काम को पूरा ध्यान देकर वो ज़्यादा ही काम कर ज़्यादा रिजल्ट लेकर आता है। उसी को यहाँ पे कहा गया है कि वह व्यक्ति एक सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जो अपने काम से प्रेम करता है, ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता है और इस वजह से ज़्यादा सफल भी हो जाता है। तो पार्किंसन लॉ के अंदर हमने यही देखा है कि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा, पार्किंसन का लॉ क्या कहता है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम अगर आपके पास है तो आपका समय आपके लिए ज़्यादा मिल पाएगा। लेकिन अगर आपके पास काम करने लायक कोई काम ही नहीं है और कोई महत्वपूर्ण और बहुत अर्जेंट वर्क या आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने का कोई योजना आपके पास नहीं है, तो आपका समय ऐसे ही बर्बाद होते जाएगा और आपका समय भी कम होता जाएगा, और फिर आप खुद कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैं असफल हुआ। लेकिन आप अगर इसकी योजना बना लेते हैं दोस्तों और उस सिद्धांत पर काम करते हैं तो आप अपना आर्थिक लक्ष्य को भी पूरा कर सकते हैं और उसी समय के साथ बढ़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 7वां सिद्धांत, अपने प्राइम टाइम में काम करें। गेटे कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, सबसे महत्वहीन चीज़ों की दया पर कभी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को सबसे महत्वहीन चीज़ों की दया पर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। टेलीविज़न पर टाइम प्राइम यानी रात को 8 बजे से 10 बजे तक विज्ञापन की दरें बाकी समय की तुलना में अधिक होती हैं। प्राइम टाइम मतलब हमारा प्राइम टाइम होता है, जो टेलीविज़न का रात का समय होता है कि शाम के 8 बजे से 10 बजे तक का जो विज्ञापन का समय होता है वो विज्ञापन की समय की तुलना में अधिक होती है। विज्ञापन की जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है। विज्ञापन उतने ही समय का रहता है परंतु इसकी कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने का कारण सिर्फ यह होता है कि वह विज्ञापन प्राइम टाइम में प्रसारित किया गया है। इस तरह आपके लिए भी दिन के 24 घंटे एक से नहीं होते। एक उदाहरण मुझे भी याद आ रहा है, यहाँ पे हम जब होटल में जाते हैं रहने के लिए तो होटल में हम वीकडेज में जो रेट देखते हैं वो रेट बहुत कम होता है, और हम अगर संडे या सैटरडे संडे वीकेंड का रेट देखते हैं होटल्स में तो वहाँ पे आपको शायद हो सकता है ज़्यादा पैसे और ज़्यादा डबल पैसा भी चार्ज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए प्राइम टाइम होता है और ज़्यादा उसका महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वहाँ पे प्राइम टाइम में ज़्यादा रेट, समय तो उतना ही है, काम भी वही है और फिर उसका रेट बढ़ गया। इसी तरह आपके लिए भी दिन के 24 घंटे एक से नहीं होते। दिन के किसी खास समय आपकी ऊर्जा, विचार शक्ति, आपका उत्साह, आपकी कार्यक्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है, और यही दोस्तों आपका प्राइम टाइम है। ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय प्राइम टाइम होता है जब वे बड़े बड़े कामों को चुटकियों में कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे यह प्राइम टाइम हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। कई लोगों के लिए रात का समय प्राइम टाइम हो सकता है और कई लोगों के लिए दोपहर का समय प्राइम टाइम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सुबह का तो कुछ लोगों के लिए रात का होना, और इसको महत्वपूर्ण बात यह है, इसको जानना और पहचानना ज़रूरी है कि आपके लिए आपका प्राइम टाइम क्या है। और ये हर एक को अपना अपना प्राइम टाइम पता होता है कि किस समय पे आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपकी विचार शक्ति, आपके काम करने की मन की इच्छा, ये सब कुछ जब ज़्यादा होती है उसी को हम कहते हैं आपका प्राइम टाइम है। तो हमें यह पहचानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें और अपने सबसे महत्वपूर्ण या रचनात्मक काम इसी दौरान करें ताकि वे अच्छी तरह से और जल्दी पूरे हो सकें। अपने प्राइम टाइम में छुटपुट काम करके उसे बर्बाद न करें, क्योंकि छुटपुट काम तो आप बाकी काम समय भी कर सकते थे। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के सिद्धांत में हमें प्राइम टाइम पर ध्यान देना ज़रूरी होता है।
और ये प्राइम टाइम किसका है? ये प्राइम टाइम आपका है, खुद का है। आपका प्राइम टाइम क्या है वो आपको पता है, तो उस समय पे आप महत्वपूर्ण और अपने आर्थिक लक्ष्य को, जो हमने पहले ही देखा था, पहला ही सिद्धांत था, आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने में पूरी ताकत लगाई। अगर आप सुबह के समय ज़्यादा फुर्तीले, ऊर्जावान और चुस्त होते हैं, यानी सुबह का वक्त आपका प्राइम टाइम है, तो आप एक तरह से सौभाग्यशाली कि अगर आप दोपहर में सौभाग्यशाली हैं। अगर आप दोपहर में झपकी ले लें तो आप एक दिन में 2 सुबह प्राप्त कर सकते हैं। दोपहर की झपकी के बाद लगभग उतने ही फुर्तीले और ऊर्जावान चुस्त हो सकते हैं जितने कि सुबह को थे। इसका मतलब जो आदमी जब सोकर उठता है तो वो जब फुर्तीला, एनर्जेटिक और ज़्यादा प्रभावशाली रहता है, ज़्यादा ऊर्जावान रहता है, ज़्यादा विचार शक्ति बढ़ती है, ज़्यादा ऊर्जा बनती है, ज़्यादा उत्साहित रहता है, तो वो दोपहर की एक छोटी सी झपकी के बाद भी वो उतना ही अपने आप को ऊर्जावान और महसूस कर सकता है, और उसके लिए 2 सुबह मिल जाती है। वाह! अक्सर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि समय की मात्रा और गुणवत्ता में कोई सीधा संबंध नहीं होता। कई बार 1 घंटे में इतना कुछ हो जाता है जो आमतौर पर एक दिन में नहीं हो पाता। यानी समय की मात्रा के बजाय उसकी सघनता, गुणवत्ता और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काम के लंबे घंटे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वे ठोस और सघन हो। वह व्यक्ति ज़्यादा सफल नहीं होता जिसका लक्ष्य दिन में 8 घंटे काम करना है। ज़्यादा सफल तो वह व्यक्ति होता है जिसका लक्ष्य दिन में 8 या 9 काम करना है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहला व्यक्ति समय की मात्रा को महत्वपूर्ण मानता है तो दूसरा समय की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए उनकी सफलता में ज़बरदस्त फर्क पड़ता है। हाँ दोस्तों, कंपनी में या किसी इंडस्ट्री में हम देखते हैं ना, तो हमारे सामने 2 चीज़ें आती हैं कि मुझे बॉस ने बोला है ना उतना ही काम कर देने का। लेकिन अगर हम बिज़नेस में आ जाते हैं तो हम अपना उसी प्राइम टाइम में ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा काम और ज़्यादा आउटपुट डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक प्राथमिकता भी आ जाती है और आपका प्राइम टाइम का आप सदुपयोग भी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस लेसन में अभी जो मैंने देखा कि 7वां सिद्धांत, आप अपना प्राइम टाइम ज़रूर तय करिए। अभी के अभी जुड़ जाइए और अपना प्राइम टाइम कौन सा है वो लिखिए। एक एक उदाहरण के साथ लिखिए कि आप कौन से समय पे ज़्यादा स्फूर्तिवान रहते हैं। अब समय का 8वां सिद्धांत, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का यह 8वां सिद्धांत है, स्वयं को व्यवस्थित करें। चार्ल्स डार्विन कहते हैं, जो व्यक्ति 1 घंटे का समय बर्बाद करने का दुस्साहस करता है वह जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाता। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है। इनमें से एक मुश्किल यह है कि हमारा समय न चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है, और दुखद बात यह है कि हम खुद ही इसके लिए दोषी होते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 8वां सिद्धांत यह है कि स्वयं को व्यवस्थित करें। अनुशासन चाहिए, बराबर। इसको हम अनुशासन भी बोल सकते हैं। समय का अनुशासन लाइए। अव्यवस्था का सबसे आम उदाहरण है कि किसी कागज या फाइल का न मिलना। ऐसा अनुमान है कि ऑफिस में काम करने वाले लोग इसी कागज या फाइल को खोजने में हर दिन लगभग 30 मिनट से 50 मिनट भी बर्बाद करते हैं। आलस्य और जल्दबाजी के कारण हम किसी चीज़ को सही जगह पर नहीं रखते और फिर उसे खोजने में ऑफिस में या घर को पूरा हिलाकर रख देते हैं। अंत में हम वह चीज़ ऐसी जगह पर मिलती है जहां इसे हमें रखना ही नहीं चाहिए था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें भी ये कही है दोस्तों कि हमें जो सही वस्तु सही जगह पर रखनी चाहिए और उसको महत्वपूर्ण वस्तुओं को महत्वपूर्ण स्थान ज़रूर देना चाहिए। कभी कभी हम इतना समय बर्बाद कर देते कि ये वस्तु नहीं मिल रही है तो हमें वो अंत में वहाँ मिल जाती है जहाँ वो नहीं होनी चाहिए थी। अव्यवस्था का एक और रूप है बीमारी, असंतुलित भोजन, अनियमित नींद, चिंता, तनाव, डिप्रेशन। हानिकारक आदतों से अक्सर हम खुद ही बीमारी को आमंत्रित करते हैं। अगर हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना है तो हमें व्यवस्थित जीवन जीना ही होगा ताकि बीमारी से भी बचा जा सके। हमें याद रखना चाहिए कि बीमारी की वजह से हमारे कई दिन बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम कोई भी रचनात्मक या चुनौतीपूर्ण काम नहीं कर सकते। बीमारी की वजह से समय की बर्बादी दुखद है, क्योंकि संतुलित आहार तथा नियमित व्यायाम पहले से ही आप करेंगे
तो आप बीमारी से बचा जा सकता है। तो इसको स्वयं को व्यवस्थित करना है, स्वयं को अनुशासित करना है। मतलब क्या है, बीमार होने के बाद जाग जाने से अच्छा है कि बीमारी के पूर्व जाग जाना चाहिए और हमें अपने आप को अनुशासित करना चाहिए, ताकि आप सही भोजन और संतुलित आहार, संतुलित व्यायाम और पर्याप्त नींद के साथ आप अपना लाइफस्टाइल को भी अच्छा रखिए, ताकि बीमार बनने से आप अपने आप को रोक सकते हैं, क्योंकि आपका ज़्यादातर खराब समय आ जाता है जब आप बीमार हो जाते हो। तो अव्यवस्था का एक और रूप है आवश्यकता से अधिक या कम भोजन करना। अधिक भोजन करने के बाद हम सुस्त हो जाते हैं और हमारी एकाग्रता और ऊर्जा कम हो जाती है, जिस वजह से हमारा काम अच्छी तरह नहीं हो पाता। और दूसरी तरफ ज़रूरत से कम भोजन करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर हमें कमज़ोरी या सिर दर्द या फिर जल्दी थकान आ जाती है, हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं और इस वजह से भी हम अपने काम को पूरी तरह एकाग्रता और ऊर्जा से नहीं कर सकते। इसलिए हमें सही भोजन, संतुलित भोजन, पर्याप्त भोजन कर लेना चाहिए। ना कम खाना है ना ज़्यादा खाना है। ज़्यादा खाएंगे तो जल्दी नींद आएगी, क्योंकि सुस्त हो जाता है शरीर, और अगर कम भोजन करेंगे तो ऊर्जा नहीं बन पाएगी, तो थकान जल्दी आ जाएगी। तो इसको भी ध्यान दिया है यहाँ पे। वेरी गुड। अव्यवस्था का एक और रूप है अनावश्यक चर्चा, चाहे वह चर्चा प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। जैसे फोन पर चर्चा करने से पहले यदि हमारे पास आवश्यक बातों की बिंदुवार योजना हो तो चर्चा सार्थक होती है। हमारे पास अगर पॉइंट है, नोट्स हमने निकाल के रखे हैं कि मुझे क्या क्या बात करनी है, तो हम टू द पॉइंट बात करते हैं। लेकिन अगर हमने वो पेपर पे नहीं निकाला है तो हमारी अनावश्यक चर्चाओं में समय बर्बाद हो जाता है। तो हमें फ़ोन पर चर्चा करने से पहले हमारे पास आवश्यक बातों की बिंदुवार योजना, मतलब नोट्स लिखा होना चाहिए कि हमें किन पॉइंट पे, किन मुद्दों पे चर्चा करनी है, तो चर्चा सार्थक होती है। चलिए, परंतु अगर हम फ़ोन पर गैर और ज़रूरी बातें करते रहते हैं तो ज़रूरी बात करना भूल जाएंगे, तो निश्चित रूप से यह हमारी लापरवाही का सूचक है और समय की बर्बादी का और एक उदाहरण है। तो हमें जब भी किसी से फ़ोन पर बात करनी है और जो काम से और आपके आर्थिक लक्ष्य के रूप में ज़रूरी बात है, तो आपको ज़रूर इसको आपकी काम की बिंदुवार, यानी आपकी मुद्दों की आपको ज़रूर सूची बनानी चाहिए, जिस विषय में आप बात करना चाहते हैं सामने वाले से, ताकि आपका और सामने वाले का आप समय बर्बाद नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अव्यवस्था का और एक, हम इसको अनुशासन भी कहा है, मैंने इसको बोला है अनुशासन लाइए इसमें। तो यहाँ पे अनुशासन भी वर्ड बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा हमारा समय को लेके, तो हम कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे पहले ही हमने देखा कि अगर हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो कि हम सही चीज़ें सही समय पर सही जगह पर नहीं रखते हैं, तो हमारा उसको ढूंढने में समय चला जाता है। अगर हमारा अपने समय के लिए और अपने लिए, हम खुद के लिए, अपने जीवन पर अगर हम अनुशासन नहीं रखते हैं, तो हम बीमारी की तरफ खींचे चले जाते हैं और बीमारी में हमारा सबसे ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है। फिर हमने देखा कि अगर हम अनुशासित और हर समय डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, किसमें, खाना खाने के वक्त, तो खाना खाने में भी अनुशासन लाकर आइए, ताकि इस अनुशासन से आप अपना जितना ज़रूरत है और संतुलित है और आवश्यक भोजन और सही भोजन करिए, ताकि ऊर्जा बनी रहे और जल्दी नींद में ना आए। और फिर हमने देखा कि फ़ोन पर बात करते समय हमें बिंदुवार योजना बनानी चाहिए, हमें पॉइंट, मुद्दे, यानी हमें मुद्दे शुद्ध बात करनी है, तो हमें उन मुद्दों को ज़रूर लिखना चाहिए। अब और एक यहाँ पे लेखक बताते हैं, अवस्था का और एक आम उदाहरण है बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी से मिलने जाना। कितनी छोटी छोटी बातों पे यहाँ पे लेखक ने गौर किया है ना, ये जानना ज़रूरी होता है। अगर आपको किसी को मिलने जाना है तो पहले से ही इसका अपॉइंटमेंट ले लिया जाए, क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट लिए अगर किसी से मिलने जाना, ये भी एक हमारे लिए समय का अनुशासन, यानी फिर हम इसको उल्टा कर सकते हैं, समय को बर्बाद करने का और एक कारण मिल जाता है, आपके पास हो जाता है अपने आप। अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया तो यह हो सकता है कि आपको मिलने के लिए अनावश्यक इंतज़ार ज़्यादा करना पड़े, आपका समय ज़्यादा बर्बाद हो सकता है। यह भी हो सकता है कि आप सामने वाले से मिल ही ना पाए और आपके आने जाने का पूरा समय ही बर्बाद हो जाए। पता है कि हमने अगर अपॉइंटमेंट नहीं लिया, हम चले गए वहाँ पे, तो जाने आने में अगर आधा आधा घंटा लगता है, तो वहाँ जाने के बाद पता चला वो बंदा वहाँ पे नहीं है, ऑफिस तो बंद है, तो फिर हमारा जाने आने का 1 घंटा वैसे ही ख़राब हो गया। इससे अच्छा है कि हम इसको अच्छे से अपॉइंटमेंट लीजिए और सही समय पर वहीं पे पहुंच जाइए। सही समय पर पहुंचना ज़रूरी है।
ये ध्यान रखें, अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है, अनुशासित है, तो आपका जीवन व्यवस्थित होगा, और अगर आपका जीवन व्यवस्थित है तो आप सहजता से समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 9वां सिद्धांत, टाइम टेबल बनाइए दोस्तों। हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट अभी बात पे हम आएंगे। टाइम टेबल भी बनाइए। हमारे पास समय की सबसे ज़्यादा कमी होती है, परंतु इसी का हम सबसे ज़्यादा दुरुपयोग भी करते हैं। विलियम पेन कहते हैं कि समय एक सबसे ज़्यादा कीमती है, इसकी हमारे पास कमी है, परंतु इसी को हम सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं, और ये फिर से कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनना ज़रूरी है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनना ज़रूरी है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 9वां सिद्धांत है, टाइम टेबल ज़रूर बनाइए। आपका टाइम टेबल 2 तरह का हो सकता है, पूर्ण टाइम टेबल और संक्षिप्त टाइम टेबल। पूर्ण टाइम टेबल देखते हैं। तो पूर्ण टाइम टेबल में आप पूरे 24 घंटे की योजना बनाते हैं, जबकि संक्षिप्त टाइम टेबल में आप सिर्फ सीमित समय का ही योजना बनाते हैं। आइए पूर्ण टाइम टेबल का उदाहरण देख लेते हैं। पूर्ण टाइम टेबल देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है 8 घंटे डैश नींद और स्नान। नींद और स्नान के लिए 8 घंटे। फिर 2 घंटे लिखा है नाश्ता, लंच, डिनर, चाय और कॉफ़ी। तो दिन के 10 घंटे तो इधर ही चले गए। 2 घंटे लिखा है टीवी, सीरियल, टीवी, न्यूज़, अखबार, पत्रिकाएं और किताब का पढ़ना। तो ये 2 घंटे इधर गए। फिर 1 घंटा लिखा है ऑफिस में जाना और ऑफिस से वापस आना, यानी आपका ट्रैवल टाइम, यात्रा का समय। 1 घंटा लिखा है थोड़ा सामाजिक जीवन होता है, 2 घंटे के लिए पारिवारिक जीवन होता है, और फिर बचते हैं 8 घंटे कामकाज या नौकरी या बिजनेस करना। आपका 8 घंटे बचता है कामकाज, नौकरी या बिजनेस। इसको इन्होंने बराबर से क्या किया है, इस तरीके के हम 24 घंटे बिताते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कौन सा समय आपका प्राइम टाइम आता है, कौन से समय को आप ज़्यादा महत्वपूर्ण काम में लगा सकते हैं। तो ये समझकर टाइम टेबल बनाना, ये हमें जानना जरूरी है, टाइम टेबल बन जाएगा। अब दूसरा प्रकार यहाँ पे दिया गया है संक्षिप्त टाइम टेबल। अब हमने देखा था पूर्ण टाइम टेबल, अब दूसरा है संक्षिप्त टाइम टेबल। संक्षिप्त टाइम टेबल में आप पूरे दिन की योजना नहीं बनाते, सिर्फ अपने कामकाज या बिजनेस के घंटों की योजना बनाते हैं। मान लीजिए आप हर दिन 8 घंटे काम करना चाहते हैं ना, तो इस स्थिति में आप खुद से कहते हैं कि मैं सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक और फिर दोपहर के 2 बजे से शाम के 6 बजे तक ही काम करूंगा। तो आपके टाइम टेबल में बाकी कामों की योजना नहीं होती, और इसमें सिर्फ आपके काम के समय की योजना होती है। अगर किसी दिन या किसी सप्ताह आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा समय काम होता है, तो उस पूरा करने के लिए आप अपने टाइम टेबल में 1 या और 2 घंटे का समय बढ़ा लेते हैं। ऐसी स्थिति में आप खुद से कहते हैं कि मैं 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर के 2 बजे से शाम के 7 या 8 बजे तक ही काम करूंगा। संक्षिप्त टाइम टेबल बनाना, उसका पालन करना आसान होता है और शुरुआत में अच्छा भी होता है। बिजनेस के लक्ष्यों को हासिल करने का बेहतरीन तरीका भी है। बहरहाल इस बात का ध्यान रखें कि संक्षिप्त टाइम टेबल आपको सिर्फ एक दिशा में सफलता का प्रदान करता है, जबकि पूर्ण टाइम टेबल जीवन के हर क्षेत्र का सफलता का प्रदान करता है, क्योंकि वह संतुलित और संपूर्ण होता है। यानी अगर मैं पूर्ण टाइम टेबल बनाऊँ, मतलब मैं सुबह कितने जल्दी उठूँगा, उठने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक्सरसाइज करूँगा, फिर मैं थोड़ा मेडिटेशन करूँगा, मैं योगा करूँगा, और फिर नींद, स्नान, ये सब कुछ अगर आपने लिखा है, तो आपके जीवन का ये पूरा सामाजिक जीवन का आपको सफलता के बारे में फ़ायदा होगा। लेकिन निश्चित समय का अगर आप समय का ध्यान रखते हैं, जो आपका प्राइम टाइम, जो आपका वर्किंग आवर्स बोला जाता है, उसके अंदर अगर आपने बराबर से प्लानिंग की है, तो वो आपकी सफलता का कारण भी बन सकता है। वैसे तो ये दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जबकि पूर्ण टाइम टेबल जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, और संक्षिप्त टाइम टेबल आपके किसी एक काम की या किसी एक आर्थिक लक्ष्य की दिशा में सफलता का प्रदान करता है। समय के सर्वश्रेष्ठ का ये आई थिंक आखिरी और लास्ट का सिद्धांत है, और यहाँ लिखा है समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत, कर्म में जुट जाइए। समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते।
समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते, ये कहावत है। हाँ? क्या लिखा है? समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। ओहो, बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं अगर आप उनके हिसाब से काम न करें। कर्म ही वह जादुई तत्व है जो आपको स्थायी सफलता प्रदान करता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत है, कर्म में भी जुट जाइए। हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो पाएंगे, परंतु आश्चर्यजनक बात यह भी है कि इसके बावजूद यह मेहनत से भी जी चुराते हैं, काम टालते हैं, मूड न होने का बहाना बनाते हैं, समय या संसाधन की कमी का तर्क देते हैं, यानी काम करने के अलावा सब कुछ कारण देते रहते हैं। काम से जी चुराने के मूलभूत कारण यही होते हैं। हम स्वभाव से आलसी बन जाते हैं और हमारा मन हमारे मनोरंजन या आनंद या कि आसान तथा आकर्षक राह की तरफ खींचता जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि सफलता की राह परिश्रम और मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने के लिए हमें अपने मन पर काबू होना चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा, लक्ष्य की ओर तरफ लगातार बढ़ना होगा। हमने यह भी भूल जाते हैं कि सफल व्यक्ति अपने मूड के दास नहीं होते बल्कि उनके स्वामी होते हैं। इस संबंध में सबसे अच्छी सलाह यह है कि कोई काम शुरू करते समय अपने मूड से सलाह न ले, यानी अपने मूड का हिसाब देखकर से नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य और योजना के अनुसार ही काम करें। विश्वविख्यात नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कई बार लिखने का मूड नहीं होता था, परंतु वे महान साहित्यकार बनना ही चाहते थे। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संकल्प किया कि वे हर दिन 5 पेज जरूर लिखेंगे, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। वो हर दिन 5 पेज लिखना शुरू कर दिए और एक दिन भी उन्होंने छोड़ा नहीं। हर दिन 5 पेज लिखने से वो किसी भी सिचुएशन में और किसी भी हाल में उन्होंने उनका काम पूरा किया। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बीज आज बोना होगा। अगर आप आज बीज बोएंगे तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। अगर आज आप सफल बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। कर्म और फल के सिद्धांत के अनुसार आपको अपने कर्म के अनुपात में ही फल मिलेंगे। कर्म और फल का सिद्धांत है, कर्म और फल का सिद्धांत कि कर्म जितना अच्छा होगा फल उतना अच्छा मिलेगा और कर्म के अनुपात में ही फल मिलेंगे। और यही कहा जाता है कि आप कर्म करते रहना है और फल तो अपने आप मिलता ही रहेगा। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म में जुट जाइए, और जब तक जुट रहे हैं, जब तक कि आप सफल ना हो, अगर आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लेते हैं तो आगे चलकर समय आपको पुरस्कार में वह वस्तु दे देगा जिससे आप प्रबलता से हासिल करना चाहते थे। आपका सम्मान, आपकी सफलता, धन, सुख और जो भी आप जानना चाहते थे, जो भी आप पाना चाहते, वो मनपसंद कार हो सकती है, मनपसंद घर हो सकता है, बच्चों के लिए एक अच्छा एजुकेशन हो सकता है, फैमिली के लिए एक अच्छा जीवन हो सकता है, या फिर आपकी आर्थिक सुरक्षा के बारे में, आर्थिक सुरक्षितता के बारे में, आपके आर्थिक भविष्य के बारे में हो सकता है। तो कई सारे ऐसे हैं जो आपके सपनों को, आपके अचीवमेंट्स को पूरा करने में ये आपको काफ़ी कारीगर सिद्ध हो सकता है। तो ये हमने आज देखा समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 10 सिद्धांत। तो दोस्तों, मैं आपके लिए इस 10 सिद्धांतों को फिर से रिपीट दोहराऊंगा और आप ज़रूर इसके साथ एक होमवर्क बनाइए, ताकि आप आज एक वर्कशॉप ही ले रहे हैं समय का सही उपयोग करना, या फिर हम इसे यह कह सकते हैं कि आप अपने सही समय का सही इस्तेमाल करते हुए टाइम मैनेजमेंट की कला को सीखिए। तो चलिए, 10 सिद्धांत में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा आर्थिक लक्ष्य बनाइए। तो आर्थिक लक्ष्य बनाइए तो हमें आज लिखना चाहिए कि मुझे आने वाले नहीं, इसी महीने में मुझे कितना पैसा बनाना है, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा इनकम कमाना है। तो आपका आर्थिक लक्ष्य बनाइए और उसके लिए आप कितने घंटे एक्स्ट्रा काम करेंगे और क्या काम करेंगे जिससे आपका आर्थिक लक्ष्य पूरा हो सकता है। तो अभी के अभी आपने अपनी डायरी के अंदर कम से कम आपके आर्थिक लक्ष्य ज़रूर लिखिए। दूसरा है सबसे महत्वपूर्ण, अभी आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए दूसरा सिद्धांत आता है, सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहला करें। अब महत्वपूर्ण काम कौन से हैं आपके लिए आज, जो आपने आर्थिक लक्ष्य के लिए लिखा है, आर्थिक लक्ष्य बनाने के लिए आपने जो लिखा कि मुझे आर्थिक लक्ष्य
पूरा करना है तो सबसे पहले आपने आर्थिक लक्ष्य लिखना है। 20,000 कमाना है, 50,000 कमाना है, तो उसके नीचे आपने आर्थिक काम, जो लक्ष्य को पूरा करने वाली कामों की सूची भी डाल दीजिए। ये यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप आर्थिक लक्ष्य बनाते हो तो उस लक्ष्य को पूरा करने की सूची ज़रूर बनाइए, वहीं पे बनाइए, पहले ही सिद्धांत में बना दीजिए। अब दूसरे सिद्धांत में हमें क्या करना है, उसमें एनालिसिस करना है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जो हमने पहले लिखा था आपकी सूची, तो अब दूसरे सिद्धांत में हम लिखेंगे इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जो इम्पोर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करेंगे, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। दूसरा क्या था, इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो दूसरा। और तीसरा हमने क्या देखा उस सेशन में कि जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, तो हम सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपकी आर्थिक उपलब्धि को हासिल कर सकता है, उन महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दे। तीसरा हमने देखा एक समय में 2 काम करेंगे, मल्टीटास्किंग। जो भी आपने आर्थिक सूची बनाई थी, कामों की सूची भी बनाई थी कि जो काम पूरा करने से आपको सफलता मिल सकती है, उसमें से 2-2 काम एक साथ करने की आदत बनाइए। इसको मल्टीटास्किंग कहेंगे। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आप कोई ऑडियो टेप सुन रहे हो तो ये आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। आप अलग अलग काम करते हुए अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे अभी बताया कि आप कई काम एक साथ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें समय का ध्यान ज़रूर देना चाहिए। चलिए, काम सौंपना सीखिए। अब आपने जो आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने की जो काम की सूची भी बनाई थी, उसमें महत्वपूर्ण काम कौन से वो भी देखे थे, और मल्टीपल काम भी आप करने की आदत बना लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें से कौन से काम आप कर सकते हैं और कौन से काम दूसरा कर सकता है, इसको भी समझ लीजिए। ये काम लिखिए कि ये काम मैं सौंप सकता हूँ, ये काम मैं सौंप सकता हूँ। तो आपको अभी होमवर्क दे रहा हूँ, काम जो हमारा चौथा सिद्धांत है, काम सौंपना सीखिए। तो हमें उन कामों की सूची बनानी जो काम आप दूसरों को सौंप सकते हैं और दूसरों से करवा सकते हैं, इससे आपका समय बचेगा। 5वां, पैरेटो सिद्धांत, 80-20 का नियम को जान ले। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपका 20% अगर काम है तो हम 80% समय गंवाने से अच्छा है कि आप 80% काम पूरा करने के लिए सिर्फ 20% समय पे काम करिए। यानी समय का पूरा ध्यान देकर ये 80-20 फार्मूला को यूज़ करिए। पार्किंसन नियम का लाभ लेना है। पार्किंसन का नियम क्या बोला था? पार्किंसन का नियम बोला था जितना समय आप काम करेंगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, परिणाम मिलेंगे। अगर मैं समय काम कम करूँगा, मैं उस आर्थिक लक्ष्य पूरा करने के लिए जो मैंने कामों की सूची बनाई थी, महत्वपूर्ण कामों की लिस्ट निकाली थी और फिर इम्पोर्टेंट चीज़ों पर मैं ध्यान दे रहा था, लेकिन मैं अगर समय उनके ऊपर नहीं दे रहा हूँ, तो समय अगर कम देंगे तो परिणाम कम मिलेंगे, समय अगर ज़्यादा देंगे तो परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। तो आपको ये देखना ज़रूरी है पार्किंसन लॉ के आधार पर। 7वां सिद्धांत यहाँ पे है, जो समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 7वां सिद्धांत है, अपने प्राइम टाइम में काम करिए। और प्राइम टाइम मैंने अभी लिखा, अभी आपके पास डायरी नोट होना चाहिए और अपना प्राइम टाइम कौन सा है डिसाइड करिए। हाँ, मेरे लिए रात का समय प्राइम टाइम होता है। हो सकता है किसी को खाना खाने के बाद जल्दी नींद नहीं आती, 1-2 घंटा वो कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग पहले बचपन से एग्जाम में उनको स्टडी करने की आदत होती है, तो रात में जागने की आदत कई लोगों को है। तो हो सकता है उनमें उनकी ऊर्जा की एक आदत बन जाती है शरीर में, तो वो प्राइम टाइम उनके लिए हो सकता है। किस लोगों के लिए जल्दी उठने की आदत होती है, मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते हैं और फ्रेश अप होकर पढ़ाई करते हैं या फिर अपना बुक रीडिंग करते हैं, तो उनके लिए सुबह का प्राइम टाइम है। तो आपको वो प्राइम टाइम समझना है, अपने लिए कौन सा प्राइम टाइम है, कौन से समय पे आप ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, आप ज़्यादा ऊर्जावान रहते हैं, ज़्यादा विचार आपके मन में आते हैं अच्छे, तो प्राइम टाइम में काम ज़्यादा करें और समझ लीजिए प्राइम टाइम क्या है। तो अभी कभी लिखिए वो प्राइम टाइम क्या थे। स्वयं को व्यवस्थित करिए, मतलब आपको बीमार नहीं पड़ना है, आपको सही चीज़ें सही जगह पे रखनी है और फिर आपको सही चीज़ों को सही समय पर सही मात्रा में और सही फूड यानी सही भोजन को खाना चाहिए, ताकि आपकी ऊर्जा भी बनी रहे। आपको ना जल्दी सुस्त होना है, ना ही जल्दी नींद आनी चाहिए और ना ही आपकी ऊर्जा यानी थकान आनी चाहिए। तो आपको सही भोजन भी करना ज़रूरी है। और फिर एक एक कामों को हमने देखा है कि हमें इसको व्यवस्थित करने की आदत ज़रूर बनानी चाहिए। और फिर 9वां है, टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल यानी आपने अपने काम का टाइम टेबल, इसमें हमने देखा कि एक होगा आपका पूर्ण टाइम टेबल और दूसरा होता है संक्षिप्त में टाइम टेबल। पूर्ण टाइम टेबल में पूरी दिनचर्या और संक्षिप्त में टाइम टेबल होता है कि मैं दिनचर्या में से इस हिस्से को मेरे काम के लिए मैं यूज़ करूँगा, तो वो आपका टाइम टेबल, उसको संक्षिप्त में भी आप लिख सकते हैं। मैं तो कहूँगा आपको दोनों कर लीजिए
ताकि आपका घर का पारिवारिक सामाजिक भी जीवन अच्छा रहे और आपका आर्थिक जीवन भी अच्छा बढ़े और आपके लक्ष्य भी जल्दी पूरे हो जाए। तो दोनों टाइम टेबल ज़रूर बनाइए। और फिर 10वां है एक्शन, यानी अभी काम में जुट जाइए। मतलब जो जो आपने काम किया, चलिए अभी आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी से समय मत गवाइए, अभी के अभी हम इन कामों को करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने ये होमवर्क पूरा किया होगा तो आप बहुत जल्दी उस सफलता को हासिल कर ले सकेंगे जिसकी आपको हमेशा से चाह थी, और वो आप सब कुछ प्राप्त कर पाओगे जो आप पहले कभी सोचा करते थे, और वो सब कुछ आपके पास मिल जाएगा जो आप समय को सही समय पर और समय के सदुपयोग का इस्तेमाल करते हुए इस टाइम मैनेजमेंट के कारण वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का इस ऋषि सालून के चैनल में स्वागत है। और ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लग रही है, ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, ये आपको अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और फिर इसका बेल आइकॉन को क्लिक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलीग्स, अपने सहकर्मी, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करिए। यह आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का माध्यम बन रहा है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर अगले किसी इसी तरीके के एक बढ़िया टॉपिक के साथ, पावरफुल वीडियो के साथ। थैंक यू।